हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं यौगिकों के नाम के आधार पर इनके जो अणुसूत्र की रचना होती है वो कैसे की जाती है उसी के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यौगिक के नाम के आधार पर ही इनके जो अणुसूत्र की रचना है वही करना सिखाऊंगा। तो अगर दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो के लास्ट एंड तक अगर बने रहते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप लोग यौगिकों के नाम के आधार पर इनके अणुसूत्र की जो रचना है वो करना सीख जाइएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको धनायन मूलक और ऋणायन मूलक के बारे में पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बनाकर रखा है। अगर जो बच्चे अभी तक धनायन मूलक और ऋणायन मूलक से अपरिचित हैं या नहीं जानते हैं कि धनायन मूलक में कौन कौन से मूलक आते हैं, उनके संकेत क्या होते हैं, उनके संयोजकता क्या होते हैं, या फिर ऋणायन मूलक में कौन कौन से मूलक आते हैं, उनके संकेत क्या होते हैं, उनके संयोजकता क्या होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले जाकर आप लोग उसे समझ लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा, तभी जाकर आप यौगिक के अणुसूत्र का निर्माण करना सीखिएगा। क्योंकि हम यौगिक का निर्माण तभी कर सकते हैं, इनके अणुसूत्र की रचना तभी कर सकते हैं जब दोस्तों हमें यौगिक बनाने वाले जो मूलक होंगे उसके बारे में पता होगी। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो यौगिक लिया है वो लिया हुआ है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो दोस्तों नाम से ही क्या करेंगे, हम लोग अणुसूत्र की रचना करेंगे। यहाँ पर जो एल्युमिनियम है और जो क्लोराइड है यह दोस्तों दो ठो मूलक है। एल्युमिनियम जो होगा वो हो जाएगा धनायन मूलक और जो क्लोराइड होगा वो हो जाएगा ऋणायन मूलक है। तो एल्युमिनियम से क्या बनेगा, देखिए एल्युमिनियम का जो संकेत होगा वो क्या होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, तभी आप बना सकते हो। तो एल्युमिनियम का जो संकेत होता है वो होता है Al, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्लोराइड। तो क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, क्लोराइड का मतलब हुआ क्लोरीन, क्योंकि जो क्लोराइड है वो संबंधित होता है क्लोरीन से, और जो क्लोरीन का संकेत होता है वो होता है Cl। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर Cl लिख लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है, अगर हम बात करें इसकी वैलेंसी का, यानी यहाँ पर जो आप धनात्मक मूलक देख रहे हैं इसके अगर वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी होती है कितना, तो इसकी वैलेंसी होती है 3, ठीक। ये चीज आप लोग समझकर रखना। अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोरीन का, जिसे हम लोग मूलक में क्लोराइड के रूप में जानते हैं, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 1, और यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे कि इन दोनों मूलकों की जो वैलेंसी है इसमें कोई उभयनिष्ठ तो नहीं है। उभयनिष्ठ करने का मतलब कि जो संख्या होगा वो दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन होगा तो उस स्थिति में इन दोनों संख्याओं का HCF निकालकर उसी HCF से इन दोनों को क्या करेंगे, हम पारी पारी से भाग दे देंगे। तो देख सकते हैं कि 1 और 3 में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, 1 के अतिरिक्त। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल कराएंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना। तो दोस्तों 3 को क्या करेंगे कि Cl से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को क्या करेंगे कि Al से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बन जाएगा Al, ठीक है। Al के पास 1 चला आएगा, जो कि हम दिखाते नहीं है, छोड़ देंगे ना। और जो Cl है तो इसके पास क्या होगा कि 3 चला जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन गया, AlCl3। इसी को बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक। अब देखेंगे आगे क्या है, आगे है अमोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमोनियम मूलक होता है इसका संकेत क्या होता है, और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस अमोनियम मूलक वाले संकेत का जो संयोजकता है वो कितना होता है। तो दोस्तों जो अमोनियम है इसके अगर संकेत की बात करें तो दोस्तों वो होता है NH4। क्या होता है भाई, वो होता है NH4, इसी को बोलते हैं अमोनिया। अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोराइड, तो क्लोराइड का मतलब होता है भाई Cl। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Cl लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो अमोनिया की यहाँ पर जो वैलेंसी होती है, सॉरी यहाँ पर अमोनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है कितना, वो होती है 1, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका है। और जो Cl की वैलेंसी होती है वो कितना होती है, तो वो होती है 1। दोनों की वैलेंसी अगर सेम रहेगी तो उस स्थिति में दोनों के पास कोई भी वैलेंसी दिखाई नहीं देगा, और आराम से क्या करेंगे कि हम लोग एक दूसरे से इसको सटा देंगे, ठीक है।
तो अगर हम इसकी रचना करना चाहें इसके अणु सूत्र का, तो क्या होगा भाई? तो देखिए दोनों की वैलेंसी समान है, इसलिए हम लोग बिल्कुल भी इनके पास कोई भी संख्या नहीं दिखाएंगे। बस क्या कर सकते हैं, सिंपल रूप से हम लोग NH4 में Cl को सटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड का जो अणु सूत्र है वो तैयार हो जाएगा, क्या? NH4Cl। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे सिंपल रूप से NH4Cl। ठीक है, इस तरीके से बोल नहीं रहे आप लोग को। अगर आप धनायन मूलक से और ऋणायन मूलक से अच्छी तरीके से परिचित हो जाते हैं, उनके संकेतों और संयोजकताओं को दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लेते हैं, तो दोस्तों आपको किसी भी यौगिक के अणु सूत्र की रचना करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए बात करते हैं तीसरा। तो तीसरा में क्या चाहिए भाई? तो तीसरा में है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है। तो एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3। यहाँ पर बोला जा रहा है ऑक्साइड। ऑक्साइड कहने का मतलब क्या होगा भाई? तो ऑक्साइड कहने का मतलब यहाँ पर होगा O। क्या होगा? O। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग O ले लेते हैं। और आपको पता है कि इसकी जो वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितना होती है? तो वो होती है 2। आप बस देख सकते हैं दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम लोग तिरछा तिरछी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करा देंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका जो यहाँ पर सूत्र बनेगा वो बनेगा किस रूप में? तो वो बनेगा Al2, यानी Al के पास आ गया 2 और फिर O के पास चला जाएगा 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे Al2O3। ठीक है, इस तरीके से तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे Al2O3 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर O2 मत लगाना, अगर O2 लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा परऑक्साइड, जो कि मैंने बताया था। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर O ही लिखेंगे। हाँ, भले यहाँ पर जो इनके संयोजकता है, संयोजकता आदान प्रदान के कारण यहाँ पर 3 या 2 आ जाए तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ पहले ही क्या करना कि आप लोग यहाँ पर 2 मत लगाना। ठीक, अब देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर कौन है भाई? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। देखिए तो सिंपल है भाई, तो सिंपल है बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन कहने का मतलब कि जो नाइट्रोजन होगा वो 2 गो आएगा, और यहाँ पर बोला जा रहा है ट्राईऑक्साइड, यानी जो ऑक्साइड है वो 3 गो आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मोनो का अर्थ होता है वो होता है 1, जो डाई का अर्थ होता है वो होता है 2, जो ट्राई का अर्थ होता है वो होता है 3, जो टेट्रा का अर्थ होता है वो होता है 4, जो पेंटा का अर्थ होता है वो होता है 5, और जो हेक्सा का अर्थ होता है वो होता है 6, और जो 7 का अर्थ होता है वो होता है सेप्ट, और जो 8 का अर्थ होता है वो होता है ऑक्ट, और जो 9 का अर्थ होता है वो होता है नॉन, और जो 10 का अर्थ होता है वो होता है डेक। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसका नाम उच्चारण कर सकते हैं। तो डाई नाइट्रोजन है तो क्या करेंगे, सिंपली रूप से ऐसे लिखेंगे, पहले नाइट्रोजन, तो देखेंगे नाइट्रोजन को तो 2 गो यानी डाई यानी 2, तो यहाँ पर ले लेंगे 2। ठीक, फिर यहाँ पर है ट्राई ऑक्साइड। ऑक्साइड को ऑक्साइड मतलब ओनली फॉर O, तो लेंगे यहाँ पर क्या चीज, तो O। ऑक्साइड को तो 3 गो, तो यहाँ पर ले लेंगे 3, बन गया। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का जो अणु सूत्र है वो N2O3 होगा, बन गया। ठीक, यहाँ पर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर क्या चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे N और उसके बाद लिखेंगे 2 और उसके बाद लिखेंगे O। ठीक है, N2O को बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों नाइट्रोजन को हम लोग सिंपली रूप से लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे N। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, डाई ऑक्साइड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन लिखकर यहाँ पर लगा देंगे डाई, यानी ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन 2 होगा, तो NO2 को कहा जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बन चुका है अणु सूत्र, क्या, तो अणु सूत्र बन चुका है NO2। आगे देखेंगे क्या चाहिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो मोनो का मतलब 1, तो पहले नाइट्रोजन है तो यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन यानी कि N। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए, मोनोऑक्साइड, तो मोनो का अर्थ क्या होगा, यानी कि मोनो का अर्थ होगा 1, ऑक्साइड है यानी ऑक्साइड यानी O के जो संख्या होगी वो कब होगी, तो O की जो संख्या होगी वो केवल 1 होगी, क्योंकि O का मतलब होता है ऑक्साइड, और ऑक्साइड के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है मोनो। अगर डाई जुड़ा रहता तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर O2, लेकिन यहाँ पर है मोनो तो लिखेंगे ओनली फॉर O। तो क्या हो जाएगा भाई, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर नाइट्रोजन की जगह रहेगा नाइट्रस तो उस स्थिति में क्या होगा, जो N की संख्या होगी वो कब होगी, वो हो जाएगी 2 गो। तो यहाँ पर लिख लेंगे N2 और उसके बाद क्या चाहिए, तो ऑक्साइड, तो लिख लेंगे O, तो हो जाएगा क्या चीज, तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। समझ में बात आ रही है।
आगे देखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी सिंपल है। सल्फर, सल्फर का संकेत क्या होता है? सल्फर का संकेत एस होता है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली रूप से एस ले लेंगे, ठीक है। ट्राइऑक्साइड, तो देखिए यहाँ पर 2 आया है तो इसको बोलेंगे डाइऑक्साइड, लेकिन जब यहाँ पर 3 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड बोलेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे क्या? SO3, ठीक। अब बात करते हैं आगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो दोस्तों क्या करना, सिंपली रूप से सबसे पहले देखना कि कैल्शियम का संकेत क्या होता है, तो Ca, उसके बाद ऑक्साइड है तो यहाँ पर ले लेंगे O। कैल्शियम का जो संयोजकता होता है वैलेंसी वो होती है 2, और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो भी होती है 2, दोनों की वैलेंसी सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल रूप से दोनों को सटाकर एक साथ लिख सकते हैं। किस रूप में? तो CaO के रूप में। बात को दोस्तों समझना कि जब भी दोनों मुल्कों के संयोजकताएं अगर समान प्राप्त हो तो उस स्थिति में इन दोनों मुल्कों को एक साथ सटाकर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई? तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे CaO, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। फॉस्फिन है, फॉस्फिन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ के रखना, जैसे कि मान के चलते हैं, आप लोग को पता होगा कि जो अमोनिया का अणु सूत्र होता है वो होता है NH3। क्या होता है अमोनिया का अणु सूत्र? वो होता है NH3। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है वो होती है 1। यहाँ पर जब आदान प्रदान करेगा अपने वैलेंसी का तो बन जाएगा क्या? तो बन जाएगा यहाँ पर NH3। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर N के स्थान पर अगर हम P को ले लें, किसको ले लें? P को। तो P का मतलब क्या होता है? तो P का मतलब होता है फास्फोरस, और फास्फोरस की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 15। कितना? 15। तो इसको तोड़ेंगे 2 8 5, 2 8 10, 5 15। इसकी जो संयोजकता होगी वो कितना होगी? तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 होगी, यानी इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी 3 होगी जितना कि नाइट्रोजन की होती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी और फास्फोरस की जो वैलेंसी है इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो सिंपल रूप से क्या होगा? NH3 के भांति ही ये भी प्राप्त होगा। बस इसमें जो चेंजिंग है वो ये होगा कि N के स्थान पर P आएगा, यानी कि हो जाएगा PH3, और इसी को कहा जाता है फॉस्फिन। क्या बोलते हैं? फॉस्फिन बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा PH3। ठीक है, आगे देखिए अमोनिया। तो मैंने बताया अमोनिया का अणु सूत्र क्या होता है? तो वो होता है NH3। तो यहाँ पर लिख लेंगे NH3। कैसे होगा मैंने बताया, तो लिख लेंगे भाई NH3। ठीक, अब देखो बाबू आगे कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम, अमोनियम यानी कि NH4 ना, अमोनियम यानी कि NH4। उसके बाद क्या बोला है? हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब कि हाइड्रोक्साइड का जो संकेत होता है वो क्या होता है? तो हाइड्रोक्साइड का जो संकेत होता है वो होता है OH। क्या होता है? वो होता है OH। तो यहाँ पर जो अमोनियम है इसकी वैलेंसी है 1, और यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड है इसकी भी वैलेंसी होती है 1 ही होती है। मैंने पीछे सब रिमेंबर करवा दिया है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका आदान प्रदान करेंगे इन दोनों के वैलेंसी का तो क्या बनेगा? ओनली 4 बनेगा, NH4OH। यहाँ हो जाएगा काची भाई? तो NH4OH, और यही हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र। तो लिख लेंगे सिंपल रूप से क्या? तो NH4OH, यही हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र। अब बात करते हैं यहाँ पर इसका जिंक हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल है, जिंक का संकेत क्या होता है? तो जिंक का जो संकेत है वो होता है बाबू Zn। उसके बाद क्या चीज है? हाइड्रोक्साइड। तो उसका जो संकेत होता है वो होता है OH। Zn की वैलेंसी की बात करें तो कितना होता है? तो Zn की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। ठीक, अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड का तो इसकी जो वैलेंसी अभी आपने जाना वो होता है 1। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 1 ले लेंगे। अगर आदान प्रदान करें इनके वैलेंसी का तो देख सकते हैं दोस्तों क्या बनेगा कि यहाँ पर अगर 1 जाएगा Zn के पास तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, उसको छोड़ देंगे। जैसे कि मैथ में होता है ना कि x के पावर अगर 1 रहता है तो इसके पावर को बिल्कुल भी लिखा नहीं जाता, यानी x है तो समझेंगे कि इसका जो पावर है वो 1 ही है। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर Zn है, जैसे कि मान के चलते n है, तो समझेंगे कि इसमें जो नाइट्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है वो केवल 1 है। ठीक, लेकिन जैसा ही 1 से अधिक होगा तो दिखाई देगा, जैसा ही x का घात 1 से ज्यादा होगा तो दिखाई देगा। ठीक, देखो
क्या बनेगा, तो लिखेंगे Zn, ठीक है। लेकिन जो 2 है अगर वो OH के पास जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। तो बाबू आप ऐसे मत लिखना, 2 अगर जाएगा तो ऐसे मत लिखना O2 फिर यहाँ पर हो जाएगा H2, तो ये आपका गलती हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। एक चीज का नियम होता है, हर एक चीज का नियम होता है, ठीक है, तो उस नियम के अनुसार चलना है। OH है तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग OH और उसके बाद इसको ऐसे बंद कर देंगे, और जो 2 है वो चला जाएगा इसके नीचे। कहने का मतलब ये हुआ कि जिंक और हाइड्रोक्साइड के मिलने से जिंक हाइड्रोक्साइड वाले अणु का निर्माण होता है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो OH की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, वो 2 हो जाती है, और इसमें जो OH की संख्या है वो कितनी है, तो वो 1 है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाँ इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, देखिए कलर हम चेंज किए हैं, ZnOH का होल ट्वाइज, इसी को हम लोग बोलते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड। आगे का चाहिए लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, लिथियम यानी कि Li, हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब क्या होगा, तो हाइड्राइड का मतलब ओनली 4, यहाँ पर H हो जाएगा ना। लिथियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, और जो H की वैलेंसी होती है वो भी होती है 1, क्योंकि लिथियम की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 3। 3 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो टूटेगा 2 और 1 के रूप में, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 1 है, तो यहाँ पर इसकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो भी 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होगा वो भी 1 हो जाएगा। देख सकते हैं दोनों मुल्कों का जो वैलेंसी वो सेम है, तो इसलिए इनके पास कोई भी संख्या दिखाई नहीं देगा। सिंपल रूप से क्या करेंगे कि दोनों को सटाकर एक साथ लिख देंगे, तो क्या होगा Li और उसके बाद H हो जाएगा, यही हो जाएगा अणु सूत्र किसका, लिथियम हाइड्राइड का, ठीक है, Li और H, बस हो गया। अब देखिए पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम यानी के, सिंपल रूप से क्या करेंगे, यहाँ पर के लिखो ना भाई, लिखो यहाँ पर, ठीक है। आयोडाइड, आयोडाइड का मतलब होता है आई, मैंने बताया था ना कि जब भी आइड आए तो उस स्थिति में जो संकेत होगा वो तत्व के ही अनुसार आएगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि ऑक्सीजन का संकेत होता है O, तो ऑक्साइड का भी संकेत होगा O ही, ठीक उसी प्रकार से अगर आयोडीन का संकेत होता है I, तो आयोडाइड के लिए इसका जो संकेत होगा वो भी होगा I। तो यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे I काहे लिखेंगे बाबू, काहे से कि पोटेशियम और आयोडाइड इन दोनों की जो वैलेंसी होती है वो एक ही होती है। जब दोनों की वैलेंसी सेम ही होती है तो हम लोग बिल्कुल भी कहीं पर कोई भी वैलेंसी नहीं दिखाएंगे और आराम से लिख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड का Ki, ठीक है। अब देखिए क्या चाहिए, सोडियम सल्फेट, तो दोस्तों इसको देखना, सोडियम सल्फेट का यहाँ पर क्या हो सकता है, तो सोडियम का होगा क्या, तो सोडियम का होगा Na। सल्फेट की बात करें तो सल्फेट का क्या होता है, तो सल्फेट का होता है SO4, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, SO4 की वैलेंसी होती है 2। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करें तो Na के पास आ जाएगा 2 और SO4 के पास चला जाएगा 1, जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे Na, इसके पास कौन जा रहा है, तो इसके पास 2 जा रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे Na2। फिर इसके साथ में कौन है, तो SO4, जिसके पास 1 जा रहा है तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, हम लोग केवल लिखेंगे SO4, तो यहाँ पर हो जाएगा SO4, बन गया क्या, तो सोडियम सल्फेट। यहाँ पर है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो दोस्तों मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, वो होता है Mg, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे Mg, ठीक। उसके बाद देखेंगे जो बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट का जो संकेत होता है वो क्या होता है, तो वो होता है HCO3। मैंने बताया ना कि जब भी बाई अगर किसी के साथ लगे तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये जो बाई है वो लगा हुआ है कार्बोनेट के साथ, तो कार्बोनेट का जो प्रतीक होता है वो होता है CO3, तो इसके साथ क्या करेंगे हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। कार्बोनेट की जितनी वैलेंसी होती है तो क्या करेंगे कि दोस्तों जब यहाँ पर बाई लगा हुआ है तो कार्बोनेट की जितनी वैलेंसी होती है उसमें से 1 कम कर देंगे, तो कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, तो बाई कार्बोनेट के लिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1। आज जो मैंने यहाँ पर Mg लिया है तो इसकी जो वैलेंसी होती है मैग्नीशियम का वो होता है 2। अगर यहाँ पर ये दोनों अपने वैलेंसी का आदान प्रदान करें तो क्या बनेगा भाई, तो बनेगा Mg, और ये 2 वहाँ पर चला जाएगा तो दोस्तों दिखाई देगा, तो कैसे, तो इस रूप में Mg फिर HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, और उसके बाद हो जाएगा होल्ट वाइज। यही हो गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अणु सूत्र, ठीक। आगे देख सकते हैं
मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो दोस्तों मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Mg, ठीक। और उसके बाद ब्रोमाइड, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का जो संकेत होता है वो क्या होता है, तो वो होता है Br। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं Br। देख सकते हैं दोस्तों कि जो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है वो होती है 2, जो ब्रोमीन की वैलेंसी होती है वो होती है 1, क्योंकि ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन ये सब क्या है, ये सब एक ही वर्ग के तत्व हैं। तो जब क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो दोस्तों जो ब्रोमीन होगा इसकी भी जो वैलेंसी होगा वो भी होगा 1। तो इसकी वैलेंसी जो 1 है वो देगा मैग्नीशियम को, जो कि दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, अगर वो ब्रोमीन के पास जाएगा तो वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आगे देख सकते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो सिंपल है, अमोनियम का मतलब होता है NH4। उसके बाद क्या चाहिए, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होगा, बाइकार्बोनेट का मतलब होगा HCO3। मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया। अरे बहुत सिंपल तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं HCO3 ऐसे, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितना आ जाएगा, तो 1, क्योंकि कार्बोनेट का होता है 2, और जब बाई लग गया तो 1 घटेगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1। अमोनियम का कितना होता है, तो 1 होता है। तो बोला क्या चाहिए, अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो सिंपल रूप से क्या होगा, NH4 होगा, ठीक है। सिंपल रूप से क्या करेंगे, दोनों को एक साथ सटा देंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस तरीके से NH4, और फिर उसके बाद कोष्ठ में लिख लेंगे HCO3, इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। ये हो जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट का। अब देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है पोटेशियम कार्बोनेट। तो दोस्तों पोटेशियम का क्या होता है, तो पोटेशियम का K होता है प्रतीक। कार्बोनेट का क्या होगा, तो कार्बोनेट का होता है CO3। तो पोटेशियम का जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, तो उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। और कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है वो तो आप जान ही चुके हैं, कितना होता है, तो 2 होता है। तो उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। आदान प्रदान करेंगे तो पोटेशियम के पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा K2। और जो आप कार्बोनेट देख रहे हैं इसके पास 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CO3। तो इस तरीके से हो गया पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक। अब बात करते हैं इधर देखिए मैग्नस सल्फेट है, मैग्नस सल्फेट। तो मैंने बताया था कि मैग्नीज का जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और 3। क्या होती है, वो होती है 2 और 3, ठीक है। तो दोस्तों जब मैग्नीज अपने 2 वैलेंसी के साथ आएगा तो उस स्थिति में मैग्नीज का उच्चारण मैग्नस के रूप में किया जाएगा। और जब मैग्नीज अपने 3 वैलेंसी के साथ आएगा तो उस स्थिति में इसी मैग्नीज का उच्चारण मैग्निक के रूप में किया जाएगा। किस रूप में, मैग्निक के रूप में किया जाएगा। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूं कि कोई भी तत्व अगर अपने कम वैलेंसी को लेकर आता है तो उस स्थिति में उसके प्रत्यय रूप में अस लगाते हैं, और जब वही तत्व अपना अधिक वैलेंसी लेकर आता है यौगिक के निर्माण में तो उसके प्रत्यय में इक लगाते हैं। तो अगर यहां पर अगर हम 3 लेंगे तो हो जाएगा मैग्निक, लेकिन यहां पर तो है मैग्नस। तो मैग्नस कहने का मतलब कि इसमें जो मैग्नीज की वैलेंसी होगी वो 2 होगी, ना कि 3 होगी, ठीक। आप लोगों ने समझा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब मैग्नस का वैलेंसी 2 होगा, आज सल्फेट तो जन्मे की है, सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है, तो वो होता है 2। तो कहीं ना कहीं दोनों की जो वैलेंसी है वो तो सेम हो गई, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो मैग्नेस से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Mn, ठीक है, Mn ना। और उसके बाद सल्फेट है तो ये हो जाएगा SO4, बस ऐसे ही, अब कुछ नहीं, MnSO4 हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग मैग्नस सल्फेट। आगे देखिए आप लोग ध्यान से, अब देखिए यहीं पर रहा था मैग्निक सल्फेट, तो क्या लिखते हैं आप लोग, अगर रहा था मैग्निक सल्फेट तो क्या लिखते हैं, तो सिंपल रूप से यहाँ पर हो जाता है Mn2 के होल थराइज। Mn क्योंकि सल्फेट का था 2 गो, तो 2 चला था इसके पास, तो होता है Mn2 इस तरीके से, Mn2SO4 का होल थराइज। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मैग्निक सल्फाइड, सॉरी मैग्निक सल्फेट, ठीक है। इस तरीके से सल्फाइड कब पढ़ेंगे, जब ये 3 लगेगा, जब ये 3 लग जाएगा ना तो इसको पढ़ेंगे मैग्निक सल्फाइड, इस तरीके से। आगे है सोडियम बाइसल्फाइड। तो देखिए सल्फाइड आ गया ना, तो सल्फाइड आएगा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा वो कौगो हो जाएगा, तो 3 गो, सल्फेट आएगा तो कौगो, तो 4 गो। तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है Na, तो लिखेंगे Na, ठीक।
फिर देखो बाईसल्फाइड, तो दोस्तों जब हम यहाँ पर लिखेंगे बाई, तो बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन, और सल्फाइड को क्या लिखेंगे SO3। तो हमने सिंपली लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि सल्फाइड की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, लेकिन इसके साथ बाई लगा हुआ है तो इसकी जो वैलेंसी है वो हो जाएगा 1। जो सोडियम है इसकी भी वैलेंसी होती है 1, तो दोनों की वैलेंसी हो गया सेम, इसलिए दोनों के प्रतीक को हमने एक साथ सटाकर लिख दिया है। ठीक, बात आई समझ में? आगे है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, तो सोडियम का यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग सोडियम को लिख लेंगे Na। यहां पर बात करें अगर एल्यूमिनेट का, तो एल्यूमिनेट का हो जाएगा AlO2। AlO2, तो जब AlO2 होगा तो दोनों का देखेंगे वैलेंसी कितना होता है, तो Na का होता है 1 और एल्यूमिनेट का भी होता है 1। ठीक, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग दोनों की वैलेंसी सेम है, तो दोनों को एक साथ सटाकर लिख देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा Na और उसके बाद AlO2। अब यहाँ पर बात करते हैं पोटेशियम क्लोरेट का। तो पोटेशियम का मतलब होता है K, तो यहाँ पर लिखेंगे K। क्लोरेट, तो क्लोरेट का क्या होगा भाई, तो क्लोरेट का होगा ClO3। यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरेट का ClO3, जिसकी वैलेंसी होती है 1। और यहाँ पर क्या चाहिए भाई, यहाँ पर पोटेशियम है, तो पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वो भी तो 1 होती है, तो पोटेशियम का प्रतीक हो जाएगा K। तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग सटाकर लिखेंगे तो KClO3। KClO3 इसको क्या बोलेंगे, तो पोटेशियम क्लोरेट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट। तो दोस्तों जब पोटेशियम परमैंगनेट है तो पोटेशियम का प्रतीक क्या होगा, तो K होगा। ठीक है, यहाँ पर आया है परमैंगनेट, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब मैग्नेट रहेगा तो इसका जो वैलेंसी है वो हो जाएगा 2, और जब यहाँ पर परमैंगनेट आया है तो इसकी जो वैलेंसी है वो हो जाएगी 1। तो वैलेंसी में बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, परमैंगनेट का क्या होगा, परमैंगनेट और मैग्नेट दोनों का जो प्रतीक होगा वो होता है MnO4। क्या होता है, MnO4 होता है, समझ कर रखना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे KMnO4। इसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर है पोटेशियम मैग्नेट, तो क्या लिखेंगे पोटेशियम मैग्नेट का यहाँ पर, तो लिखेंगे K, लेकिन मैग्नेट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, परमैंगनेट है। तो परमैंगनेट था इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ 1, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट है तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 2। तो 2 होने के कारण यहाँ पर K के पास क्या होगा, मैग्नेट की वैलेंसी चली आएगी, तो कितना होगा K2। और जो पोटेशियम है वो तो सिंपल है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया K। इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, जो कि बिल्कुल भी मैग्नेट के पास दिखाई नहीं देगा। तो मैंने बताया मैग्नेट और परमैंगनेट दोनों का प्रतीक एक ही होता है, क्या, तो Mn4। तो लिख सकते हैं MnO4। ठीक है, अब देखिए आगे पोटेशियम क्रोमेट। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो मिला हुआ है पहला जो मूलक है, इस यौगिक का जो पहला भाग वाला जो मूलक है वो है पोटेशियम, तो हमने यहाँ पर K लिख दिया। ठीक, उसके बाद है क्रोमेट। तो क्रोमेट का होता है CrO4। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेट। इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर सिंपल रूप से दोस्तों इसको आदान प्रदान कर सकते हैं, तो हो जाएगा K2CrO4। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे K2CrO4। आगे देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि पोटेशियम का होगा ओनली फॉर K इसका प्रतीक, लेकिन जो डाइक्रोमेट है तो इसका प्रतीक क्या होता है, तो दोस्तों डाइक्रोमेट का जो प्रतीक है मैंने बताया था आप लोगों को उसमें रिहायन मूलक में, इसका प्रतीक होता है Cr2O7। क्या होता है भाई, Cr2O7, और इसके भी वैलेंसी 2 ही होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं K2Cr2O7। तो ये हो जाएगा इसका अणु सूत्र। ठीक, आगे देख सकते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पर दिया जा रहा है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड को कैसे हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले सिलिकॉन का क्या होता है प्रतीक है, सिलिकॉन का होता है Si। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग Si।
फिर देखिए क्या है, कार्बाइड है, कार्बाइड मतलब कार्बन, तो हम लोग यहाँ पर कार्बन का प्रतीक लिखेंगे। ठीक, सिलिकॉन का जो वैलेंसी होता है वो कार्बन के वैलेंसी के समान ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 4। तो दोनों की वैलेंसी सेम ही है, तो दोनों को सटाकर लिख देंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा बाबू आपका SiC, इसको बोलेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक, आगे है कैल्शियम कार्बाइड। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे Ca, क्योंकि कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। कार्बाइड मतलब होता है कार्बन, तो कार्बन की वैलेंसी है 4 और कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो होती है 2। तो दोस्तों देखो इन दोनों के संयोजकताओं में जो संख्या है वो कहीं उभयनिष्ठ तो नहीं है। तो दोस्तों अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसमें 2 है, लेकिन अगर इसका अगर हम देखें तो ये दोस्तों इस रूप में होगा 2 गुणे 2। मतलब है कि जो 2 है वो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब दोनों में है। जब दोनों में है तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक जो 2 है यह दोनों में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। और जो इन दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। क्योंकि इतना तो जानते हैं HCF कैसे निकालते हैं, तो HCF इस तरीके से निकालते हैं, 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 को तोड़ेंगे तो होगा 2 गुणा 1, दोनों में कौन मिल रहा है, तो ये केवल 1 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, तो यही क्या होगा 4 और 2 का HCF हो जाएगा। और जो दोस्तों आप लोगों को HCF मिला है उसी HCF से हम लोग पारी पारी क्या करेंगे कि 2 और 4 में भाग देकर इसे सरलतम रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो कैसे, देखिए आपने जाना कि 2 और 4 का जो HCF है वो कितना होगा, वो होगा 2। अब क्या करते हैं हम लोग भाग देते हैं, ठीक ना, तो भाग देंगे किसमें, 2 में और 4 में, किससे, तो इन दोनों के HCF से। तो भाग देंगे 2 को 2 से तो कितना बचेगा 1, तो यहां पर हो जाएगा क्या बाबू, तो यहां पर इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 1। फिर देखिए यहां पर 4 है, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो फिर जो यहां पर कार्बन की जो वैलेंसी वो कितना हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करा देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो Ca के पास कितना आएगा, तो Ca के पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब फिर यहां पर बच जाएगा ओनली फॉर C, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है दोस्तों, कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु सूत्र है वो होता है कितना, वो होता है CO2। ठीक है, तो ये CO2 कैसे आया, देखिए कैसे आया, कार्बन है तो कार्बन का C लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का O लिखेंगे। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। तो देखो तो 4 और 2 में क्या होगा, 2 कॉमन नहीं होगा, जब 2 कॉमन होगा तो क्या होगा, 4 और 2 का वो HCF हो जाएगा जो कॉमन हो रहा है। तो 4 और 2 का जो कॉमन है वो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 2। और इसी 2 को क्या करेंगे कि 4 और 2 में भाग दे देंगे। तो दोस्तों जब हम लोग 4 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो आ जाएगी 2, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की वैलेंसी देख रहे हैं 2, तो इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो वो हो जाएगी 1। अब फिर जब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करें तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा क्या चीज, तो हो जाएगा CO2। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र प्राप्त करते हैं। अब आया समझ में, इसी तरीके से तो क्या किया है मैंने, कैल्शियम कार्बाइड का जो अणु सूत्र है इसे हमने यहाँ पर बनाया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करेंगे। जैसे कि मान के चलते हैं कि C के पास क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल करके C के पास आ जाएगा 2। ठीक, फिर यहाँ पर क्या होगा, O के पास क्या होगा, O के पास चला जाएगा 4। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं भाग, 2 को 2 से भाग दोगे तो बचेगा C, आप फिर 4 में 2 से भाग दोगे तो बचेगा 2। सिंपल है, आप बना सकते हो। ठीक है, आगे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, तो हाइड्रोजन का होगा H। जो सल्फाइड है इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2, क्योंकि इसका जो प्रतीक है सल्फाइड का वो होता है, सल्फाइड का प्रतीक S होता है ना, सल्फाइड का प्रतीक होता है S, और जो हाइड्रोजन होता है उसका जो प्रतीक होता है वो होता है H। सल्फाइड के यहाँ पर वैलेंसी ले लेंगे 2 और हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो ले लेंगे 1। आदान प्रदान जब करेगा अपने वैलेंसी का तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर मिलेगा H2 और S। दोस्तों मैंने पिछला वीडियो में आप लोग बताया था कि सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। तो दोस्तों मैंने वहां पर आप लोगों को सल्फर की वैलेंसी 4 बताने के साथ मैंने ये भी बताया था कि सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो 2 भी होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सल्फर होता है वो अपने परिवर्तनशील संयोजकता को प्रकट करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए तो दोस्तों हाइड्रोजन के लिए जो सल्फर होगा वो क्या करेगा कि अपने 2 संयोजकता से ही काम
चला लेगा, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों इसके विन्यास का, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एस का पावर -2, ठीक। यानी कि इसके पास जो बाध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, वो है 2। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बनाएगा अपना बंधन, यानी कि इधर हो जाएगा एगो बॉन्ड, इधर हो जाएगा एगो बॉन्ड, तो दोनों तरफ क्या चाहिए, दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो इस माइनस माइनस को प्लस के साथ कौन पूरा करेगा, तो वो करेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या चाहिए, हाइड्रोजन के पास जो आवेश होता है वो होता है प्लस, तो एगो इधर आ जाएगा हाइड्रोजन और एगो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस माइनस फिर प्लस माइनस मिलकर क्या होगा, यह अपने आप को परमाणु के रूप में परिवर्तित कर लेगा और तब जाकर इसका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा क्या चीज, तो H2S, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। आगे है एल्युमिनियम नाइट्रेट। तो दोस्तों देखिए एल्युमिनियम को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Al, क्या लिखेंगे Al। उसके बाद है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का प्रतीक क्या होता है, तो नाइट्रेट का जो प्रतीक है वो होता है NO3। अब हम लोग बात करते हैं इनके वैलेंसी पर। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है कितना, तो वो होती है 3। नाइट्रेट की जो वैलेंसी है वो कितना होती है, तो वो होती है दोस्तों 1। तो यहाँ पर जब अपने वैलेंसी का आदान प्रदान करेंगे तो क्या बनेगा, तो दोस्तों बन जाएगा ना Al, यहाँ पर बनेगा ना Al, यहाँ पर 1 जाएगा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो हो जाएगा NO3 और उसके बाद ये 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा थराइज, क्या होगा, थराइज होगा, इस तरीके से बन जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर 2 है। 1 का मतलब हम लोग ये समझेंगे कि जो सिल्वर है वो अपने कम वैलेंसी के साथ आया हुआ है इस यौगिक में, और यहाँ पर 2 का मतलब हम लोग ये समझेंगे कि जो सिल्वर है वो ज़्यादा वैलेंसी के साथ आया हुआ है इस यौगिक में। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखे Cu और फिर लिख दे यहाँ पर फर्स्ट, फिर लिखे Cu फिर यहाँ पर लिख दे सेकेंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जिस यौगिक में आया है उस यौगिक में 1 के लिए कम वैलेंसी के साथ आया है, और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जिस यौगिक में आया है उस यौगिक में अपने ज्यादा वैलेंसी के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिखाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर समझ के रखेंगे। 1 2 रहेगा तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, नहीं तो अगर हिंदी नाम रहेगा तो यहाँ पर कम वैलेंसी के लिए कॉपर का हो जाएगा क्यू प्लस है, और ज्यादा वैलेंसी के लिए हो जाएगा कॉपर का क्यू ब्रेक है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम लोग सिल्वर का अगर उच्चारण करें लैटिन नाम के आधार पर, कम वैलेंसी के लिए हो जाएगा अर्जेंटस और ज्यादा वैलेंसी के लिए हो जाएगा अर्जेंटिक। ठीक है, इस तरीके से तो लिखेंगे क्या चीज, सिल्वर का प्रतीक क्या होता है, सिल्वर का प्रतीक होता है Ag, हम लोग यहाँ पर Ag लिख दिए। नाइट्रेट है तो दोस्तों नाइट्रेट का क्या होता है, तो दोस्तों नाइट्रेट का होता है NO3, तो हम लोग सिंपल रूप से लिखेंगे NO3 क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम होगी। सिल्वर की भी वैलेंसी 1 होती है और यहाँ पर देखा आपने कि जो नाइट्रेट है उसकी भी वैलेंसी 1 होती है, तो सिंपल रूप से AgNO3 लिख सकते हैं। आगे कौन, तो आगे दोस्तों यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैलेंसी वो बढ़ गई, तो जब बढ़ गई तो यहाँ पर होगा Ag और NO3 का होल ट्वाइज, यानी सिल्वर जो होता है वो 2 ठोस संयोजकता दर्शाता है, पहला दर्शाता है 1 के रूप में और दूसरा दर्शाता है 2 के रूप में। तो यहाँ पर 1 के रूप में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा लेकिन 2 के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ के रखेंगे। आगे है कौन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो सिंपल है, क्या लिख सकते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को, तो फास्फोरस के हो जाएगा कहाँ, तो फास्फोरस के लिख सकते हैं ओनली फॉर P। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर है पेंटाक्लोराइड, तो ये तो रहेगा दोस्तों Cl के पास रहेगा पेंटा, तो लिखेंगे Cl और फिर हो जाएगा 5। फास्फोरस 5 को बोलेंगे पेंटा क्लोराइड PaCl5। फिर इससे समझ सकते हैं क्लोरीन की वैलेंसी होती है कितना, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ठीक, यहाँ पर देखिए फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, तो फास्फोरस का क्या होगा, फास्फोरस का हो जाएगा P। यहाँ पर क्या चाहिए, तो यहाँ पर है ट्राईऑक्साइड, तो दोस्तों ट्राई जो है वो आया हुआ है ऑक्साइड के साथ है, तो यहाँ पर हो जाएगा O और फिर हो जाएगा यहाँ पर 3। दोस्तों यहाँ पर इसको बना लो, आप लोग जानते हैं क्या करो, यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे हम लोग P, अब उसी बात का चाहिए तो यहाँ पर है ऑक्साइड यानी कि लिख लेंगे O। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होती है 2 और फास्फोरस की वैलेंसी कितना होती है 3, आदान प्रदान कर लेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा P के पास 2 और O के पास कितना हो जाएगा, तो O के पास हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है PO3, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 डाल देंगे तो हो जाएगा P2O3, यही किसका होगा, तो यही हो जाएगा फास्फोरस ट्राईऑक्साइड का। ठीक, बाकी सब सही है। अब देखते हैं इधर,
क्योंकि देखिए यहाँ पर है ना PCl5, तो मैंने बताया भी किया कि क्लोरीन का एक होता है, तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अस्टेनिक ऑक्साइड, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस यौगिक में जो टीना है, जिसको हम लोग लैटिन नाम में किस नाम से जानते हैं, तो एस्टेनम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो टीना है वो दोस्तों आया हुआ है अस्टेनिक के रूप में, यानी ईक के रूप में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैलेंसी होगी वो ज्यादा होगी। तो अस्टेनिक के लिए यानी ईक के लिए जो वैलेंसी होगी टीना का, वो हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा 4, ठीक है। और ऑस के लिए होगा 2, ऑस के लिए 2 और ई के लिए 4 होगा, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे अस्टेनिक ऑक्साइड को ऐसे लिखेंगे, देखना ध्यान से, इस तरीके से पहले लिखेंगे एसएन, ठीक। उसके बाद ऑक्साइड यानी कि ओ लिखेंगे, ठीक। ओ की वैलेंसी कितनी होगी, तो 2। यहाँ पर जो टीन आप देख रहे हैं, एसएन जो देख रहे हैं, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो 4। आदान प्रदान करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा SN2O4 होगा ना, बताइए SN2O4। दोनों में क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसी को क्या करेंगे, इन दोनों में हम लोग भाग दे देंगे, तो ये क्या होगा, अपने सरलतम रूप में आ जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं इस रूप में। देखिए 2 को 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, तो दोस्तों मिलेगा आपके पास ओनली फॉर एस और एन, माना एसएन मिलेगा बस। और यहाँ पर है O4, 4 को 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, SnO2। तो यही हो जाएगा किसका, तो यही हो जाएगा दोस्तों अस्टेनिक ऑक्साइड का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरस यानी कि मरकरी, ठीक, जिसको पारा भी बोलते हैं। तो इसका संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत होता है Hg, तो हम लोगों ने लिख दिया। मर्क्यूरस है, इसकी भी वैलेंसी सेम उसी के समान होता है, किसके समान, तो टीना के समान है, 2 और 4 के रूप में, ठीक है। तो ये आया है मर्क्यूरस के रूप में, तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैलेंसी होगी वो बिल्कुल भी 4 नहीं होगी, वो कितना होगी, वो 2 होगी, यानी कम होगी ना, आस आया है तो लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों HgO बस, क्योंकि ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2, मर्क्यूरस यानी मरकरी का जो इसमें वैलेंसी है वो भी आया है 2, तो दोनों की वैलेंसी है सेम, तो लिखेंगे HgO बस। आगे है पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, तो पोटेशियम का होगा कितना, तो पोटेशियम का हो जाएगा K। फिर है क्लोराइड, तो दोस्तों यहाँ पर जब ये हाइपोक्लोराइड आया है तो मैंने बताया था कि हाइपोक्लोराइड को ही हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं दोस्तों ClO, KClO, इसी को बोलेंगे हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड का मतलब होता है ClO, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे कौन है भाई, तो आगे देख सकते हैं पोटेशियम थायोसल्फेट, इसको ऐसे जोड़ देना, ठीक ना। थोड़ा सा दोस्तों हम थोड़ा नीचे लेकर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए आप लोग घबराना मत। पोटेशियम थायोसल्फेट, पोटेशियम का K, थायोसल्फेट का क्या होता है, तो वो होता है H2O3, H2O3 होता है ना, इस तरीके से। तो क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितना मिलता है, वो मिलता है 2, इसकी वैलेंसी कितना मिलता है, वो मिलता है 1। क्या लिख सकते हैं, बस K2 यहाँ पर लिख लेंगे K2H2O3, बस K2H2O3, यहाँ पर ही ना कि भाग दे देना, कुछ भी, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक ना, तीनों में होना चाहिए कॉमन ना, तो ऐसे लिखेंगे K2H2O3 बस। आगे का चाहिए भाई, तो आगे देख सकते हैं कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम का क्या होगा Ca, साइनाइड का मतलब होता है Cn, तो Cn है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, Ca का कितना होगा 2, तो हो जाएगा CaCN का होल ट्वाइस, CaCN का होल ट्वाइस बस। आगे का चाहिए, आगे है सोडियम एमाइड, तो दोस्तों एमाइड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एमाइड को मैंने बताया था, एमाइड को हम लोग लिख सकते हैं NH2 ना, NH2, इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। सोडियम है तो लिख लेंगे यहाँ पर Na, इसकी भी वैलेंसी हो जाएगा 1, तो लिख सकते हैं NaNH2। आगे है कैल्शियम फास्फेट, तो दोस्तों अगर आप लोग को नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इधर साइड में भी लिख देंगे, इधर दिखाई दे रहा है आप लोग को, दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो इधर भी दोस्तों मैं लिख सकता हूँ कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम का होगा Ca का हो जाएगा 2, फास्फेट का हो जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या होगा, अपने वैलेंसी को आदान प्रदान करेगा, तो हो जाएगा Ca3 PO4 का होल ट्वाइस, यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट का अणुसूत्र। हो सकता है नीचे दिखाई ना दे तो दोस्तों आप लोग यही वाला लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम फास्फाइट है, तो दोस्तों कैल्शियम का हम लोग लिखेंगे क्या, तो कैल्शियम का हो जाएगा Ca। फास्फाइट है तो फास्फेट था तो हुआ है PO4, और जब फास्फाइट है तो एक ऑक्सीजन डाउन, तो कितना होगा, तो दोस्तों हो जाएगा PO3। वैलेंसी वही रहेगा, कितना भी ऑक्सीजन बढ़ा दो, इसका कितना वैलेंसी था, तो इसका वैलेंसी था 3, तो इसका जो वैलेंसी है वो भी हो जाएगा 3, इसका भी वैलेंसी हो जाएगा कितना, तो 2, तो बनेगा क्या, तो बनेगा Ca3
थ्री आई इंटू PO3 का होल ट्वाइस, यही हो जाएगा इसका अणु सूत्र। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, समझ में आ रहा है ना कैसे बनेगा, Ca3 उसके बाद PO3 का होल ट्वाइस। अगर आता बाईफास्फाइट तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं Ca, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितना है भाई, तो 3 गो, तो एक गो घटता बाई लगता था तो कितना होता 2 होता, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 नहीं लिखते क्योंकि इधर भी 2 है तो सेम छोड़ देंगे, CaH आप PO3 ऐसे लिखते हैं, ऐसे ठीक ऐसे लिखते हैं। अगर है कैल्शियम फास्फेट, अगर आता है कैल्शियम बाईफास्फेट तो क्या लिखते हैं हम लोग, सिंपल रूप से लिखते हैं Ca और उसके बाद H और PO4, यही हो गया कैल्शियम बाईफास्फेट का फार्मूला। क्योंकि बाईफास्फेट के लिए इसका जो वैलेंसी होगा वो 2 होगा और कैल्शियम का जो वैलेंसी है वो भी 2 होगा, तो दोनों का वैलेंसी सेम हो गया, तो लिख सकते हैं इस तरीके से बस। हाई बताइए दिए सोडियम सिलिकेट, तो सोडियम का क्या होगा, तो सोडियम का Na होगा, सिलिकेट का क्या होता है तो SiO3 होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल तो कितना होगा, तो हो जाएगा Na2SiO3, यही हो जाएगा सोडियम सिलिकेट का अणु सूत्र। अमोनियम थायोसल्फेट, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसमें कहीं पर था थायोसल्फेट क्योंकि मैंने कहीं पर यूज किया है थायोसल्फेट का, इधर देखिए है ना, इधर है ना, यहाँ पर है पोटेशियम थायोसल्फेट है, इधर है अमोनियम थायोसल्फेट, तो कुछ ना भारी थोड़ी ना है। अमोनियम के लिए लिखेंगे क्या, अमोनियम का हो जाएगा NH4 है और थायोसल्फेट के लिए हो जाएगा H2O3, ठीक। NH4 की वैलेंसी होगी 1, इसकी जो वैलेंसी है वो हो जाएगा 2, तो लिख सकते हैं क्या चीज आदान प्रदान होगा तो हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइज और उसके बाद H2O3, यही हो जाएगा अमोनियम थायोसल्फेट का अणु सूत्र। यहाँ पर है बेरियम पर ऑक्साइड, ठीक है। तो दोस्तों तो बेरियम का क्या होगा, तो बेरियम का हो जाएगा यहाँ पर Ba, ठीक, बेरियम का हो जाएगा Ba। और पर ऑक्साइड है तो पर ऑक्साइड मतलब यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन आएगा 2 गो, O2 के रूप में आएगा। बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, और यहाँ पर ले लेंगे अगर हम O2 पर ऑक्साइड की अगर वैलेंसी ले लें तो वो भी होती है 2, मैंने बताया था पिछला वीडियो में। पर ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होगा और बेरियम की जो वैलेंसी है वो भी 2 होगा, तो सिंपल क्या कर सकते हैं, इसका लिख सकते हैं हम लोग BaO का होल ट्वाइस, यही हो गया बेरियम पर ऑक्साइड का अणु सूत्र। यहाँ पर है लेड एसीटेट, लेड का चीज है एसीटेट। अगर बात करें लेड के लाइटिन नाम का तो क्या होता है, तो दोस्तों लेड का जो लाइटिन नाम है वो होता है प्लम्बम, ठीक है। तो यहाँ पर है 2 कहने का मतलब कि इसकी जो वैलेंसी होगा वो कम है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 रूपों में होती है, जिसमें जो पहला होता है वो आता है 2 के रूप में और जो दूसरा होता है वो आता है 4 के रूप में। तो 2 दर्शा रहा है, 2 कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वैलेंसी होगी इसकी वो होगी 2, और जब यहाँ पर दोस्तों कुष्ठों में 4 आता है ना 4, तो हम लोग समझते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है वो कितना है, तो वो है 4। इस तरीके से क्या करेंगे समझकर रखेंगे। तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो लेड का प्रतीक है वो है Pb, एसीटेट का प्रतीक कितना होगा, तो वो होगा CH3COO, ठीक। इसकी वैलेंसी कितना होगी, तो दोस्तों इसकी जो वैलेंसी है वो 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पर बात करें हम लोग इसकी वैलेंसी दिया जा रहा है कितना, तो 2 है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, आदान प्रदान कर देंगे तो क्या बनेगा P अभी ये 1 वहां पर जाएगा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे CH3COO, इसके बाद बंद कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2, ये दिखाई देगा PbCH3COO और उसके बाद हो जाएगा होल ट्वाइस। तो यही हो जाएगा लेड एसीटेट का अणु सूत्र। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से बना चुका है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे CH3COO और उसके बाद 2 हो जाएगा, तब आप Pb लिख देना, ठीक है। क्योंकि इधर माइनस रहता है ना, इधर जुड़ाता है, इधर माइनस रहता है, हाई प्लस है, तो इधर क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही हो गया इसका फॉर्मूला। तो इस प्रकार से यौगिक के अणु सूत्र का जो निर्माण है वो दोस्तों यौगिक के नाम के आधार पर बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है आपको धनायन मूलक और ऋणायन मूलक इन दोनों के संकेत और संरचना का पता होना। अगर धनायन मूलक और ऋणायन मूलक इनके
इंगित, संकेत और संयोजकता आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता हो जाती है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से सरलतापूर्वक किसी भी यौगिक का जो अणुसूत्र है उसकी रचना आप लोग कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।